पहले स्टार्ट करें। थोड़ा सा प्रैक्टिकली बेसिकली हम लोग ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले चैप्टर के अंदर है, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ जिम्मेदारियाँ होती है, राइट। टुवर्ड्स होम वी अंडरस्टूड कि टुवर्ड्स ओनर भी हमारी कुछ जिम्मेदारी है, टुवर्ड्स सोसाइटी भी हमारी कुछ जिम्मेदारी है, टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ भी हमारी कुछ जिम्मेदारी है, टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स भी हमारी कुछ जिम्मेदारी है, राइट। सो बेसिकली जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। जैसे जैसे हम लोग आगे गए, मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पूरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर्स के बारे में चीज़ें देखी थी कि अगर मैं एक बिजनेस हाउस हूँ तो एज अ ओनर मेरे को मेरे बिजनेस के एक्सपांशन के लिए प्लान करना चाहिए, उनको टाइम टू टाइम बेसिस पे रिटर्न्स प्रोवाइड करना चाहिए, मेरे बिजनेस का गुडविल मेरे को बढ़ाना चाहिए, जितना हो सकता है मेरे को वेस्ट मिनिमाइज करना चाहिए, राइट। सो ये सारी की सारी पॉइंट्स हम लोगों ने एक एक करके डिस्कशन किया था। आज हम लोग थोड़ा सा ना हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर फोकस करेंगे, थोड़ा सा अगर टिपिकली लॉजिक अगर आप लगाते हो, है ना। इन्वेस्टर्स का जो है वो उसकी बात करेंगे अपन, पहले एम्प्लॉयज़ का डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा अगर आप अपना बेसिक नॉलेज भी लगाते हो और लॉजिक लगाते हो ना, मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है फर्म के अंदर जो बिना एम्प्लॉयज़ के फुलफिल हो सकता है, ठीक है। समझना मेरी बात ध्यान से। अब टिपिकल लेवल पे मैं आपके साथ बात करता हूँ, जब मैं आपके साथ टॉप मोस्ट बिजनेस की बात करता हूँ, लेट अस टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज की आप मेरे साथ बात कर लो, जियो की आप मेरे साथ बात कर लो। ये लोग ना अभी नए नए बिजनेस के अंदर एंटर कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड सेगमेंट के अंदर आ रहे हैं, ऑक्सीजन बेचने का ये लोग प्लान कर रहे हैं, या आप अदानी को ले लो, ये लोग नए नए एयरपोर्ट्स के अंदर घुसते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर घुसते जा रहे हैं। सो मेरे को तो सिर्फ इतना बोलना है कि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, आपको याद है आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर एक चीज पढ़ा है कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। वी हैव टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देन वी हैव मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देन वी हैव लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मोटा मोटी मोर और लेस वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि आने वाले 10 साल के अंदर हमको टॉप 50 कंपनी के अंदर एंटर करना है, टॉप 10 कंपनीज के अंदर एंटर करना है, ठीक है। फिर ये लोग जो अपना एम रखते हैं, ये एम को फुलफिल करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है, एंड जब तक वो स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट नहीं होती है तब तक बेसिकली आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं, जो अभी जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इज बेसिकली प्राइवेट फैमिली वाला ग्रुप है ये। सो यहाँ पे मुकेश अंबानी साहब का कुछ ना कुछ तो एम है, कुछ ना कुछ तो टारगेट है। लेट अस अंडरस्टैंड कि उनका टारगेट है कि आने वाले 5 साल के अंदर उनको टॉप 3 कंपनीज के अंदर अपनी कंपनी को देखना है। सो टॉप 3 कंपनीज के अंदर हम लोग कैसे आ सकते हैं, उससे रिलेटेड ये लोग क्या करते हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते हैं, कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, ये लोग अलग अलग स्ट्रैटेजीज, अलग अलग प्लान बनाते हैं, और ये प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो होते हैं एम्प्लॉइज। इन शॉर्ट, अगर आपके एम्प्लॉइज काम नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट अचीव अ सिंगल टारगेट विच द फर्म हैज बीन सेटिंग, राइट, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखना। इसके लिए हमारे एम्प्लॉइज जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज है, जिसका हमको पूरी तरीके से ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा जो प्लान है वो एक्शन में नहीं होगा, एंड जब तक हमारा प्लान एक्शन में एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक हमारा पर्पस यहाँ पे फुलफिल होने वाला नहीं है। इसके लिए एम्प्लॉयज़ के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है, हमारी यानी बिजनेस हाउसेस की कुछ जिम्मेदारी बनती है। वो क्या क्या जिम्मेदारी है वो अपन यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपके साथ बात करता हूँ ना, द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज इज जॉब सिक्योरिटी। टिपिकल एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, आजकल के टाइम पे ना हमारे भारत के अंदर इतने ज़्यादा एम्प्लॉयर्स अवेलेबल नहीं है, बल्कि एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा है लेकिन एम्प्लॉयर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंडरपेड है। अंडरपेड का मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगर मान के चलो मेरी क्षमता अगर 1 लाख रुपया प्रति महीने कमाने की है, लेकिन क्योंकि मार्केट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसके लिए आई एम सेटलिंग एट अराउंड 50,000, 40,000, 60,000। दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली नोन एज अंडरपेड। आप मेरे को बताओ, जहाँ पे मेरा पोटेंशियल, मेरी कैपेसिटी, मेरी एबिलिटी 1 लाख रुपया कमाने की है, एंड मैं 40 और 50 हज़ार पे करंटली अगर कहीं पे जॉब पे लगा हुआ हूँ, आपको नहीं लगता है मैं हर बार अपने जॉब चेंज करने के बारे में सोचता रहूँगा जहाँ पे मैं ज़्यादा इनकम सोर्स कमाता रहूँ। सो यहाँ पे ना ये सबसे बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड या जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं है।
रिसेंटली अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बस एक बार न्यूज़ में गूगल कर देना, लास्ट वीक ही एक कंपनी ने बहुत सारी क्या किए हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है। ले ऑफ करने का मतलब क्या है, उनको निकाल दिया है। ऐसे नहीं कि सिर्फ लोअर लेवल वाले एम्प्लॉयज़ को निकाला है, बल्कि मैनेजर्स तक के एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, टाटा ग्रुप जैसे कंपनीज के ऊपर भी एलिगेशन लगाए कि ये लोग अपने एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ करते हैं। टाटा ग्रुप के अंदर टीसीएस करके कंपनी है, आप न्यूज़ में देख सकते हो, मैं भी न्यूज़ को रेफर कर रहा हूँ। टीसीएस के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रिसेंटली ले ऑफ किया गया है, आप इसके बारे में न्यूज़ जानकारी दे सकते हो। आप समझना, अगर मैं अपना 100% किसी कंपनी को दे रहा हूँ, मेरी स्किल्स उस कंपनी के लिए लगा रहा हूँ, अंडरपेड होके मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, एंड ऑल ऑफ सडन अगर मेरे को रात को मेल आ जाता है कि कल से आपको ऑफिस नहीं आना है, आपको लगता है उस ऑफिस में मैं कभी भी अपना 100% दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। सो सबसे बड़ा कंसर्न जो एक एम्प्लॉय के लिए होता है ना, उनके लिए होता है जॉब सिक्योरिटी, कि कल को अगर आपने मेरे को काम से निकाल दिया तो मेरे लिए कुछ इनकम सोर्स बचेगा क्या? नहीं। मेरे पास अगर कुछ इनकम सोर्स नहीं बचेगा तो मैं मेरे फैमिली का देखभाल कैसे करूंगा, मैं अपना देखभाल कैसे करूंगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि एम्प्लॉयज लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आप गवर्नमेंट टीचर बन गए, आई शो यू द कंपेरिजन। मेरे पास ऐसे ऐसे गवर्नमेंट टीचर्स के भी कॉन्टैक्ट्स है जो 80,000 से लेकर 90,000 पर मंथ विड्रॉ करते हैं, लेकिन उनको आता कुछ नहीं। एट द सेम टाइम मेरे पास ऐसे ऐसे भी प्राइवेट स्कूल के टीचर्स है जो 20 to 25,000 रुपीज़ में काम करते हैं, लेकिन उनका नॉलेज इज एंडलेस। सो वाई देयर इज अ गैप बिटवीन दिस। कहीं ना कहीं सरकारी के अंदर उनको जॉब सिक्योरिटी होता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है कि भाई कुछ भी हो जाए, अपना जो काम है वो हमेशा चलता रहेगा। दिस इज वेयर द एम्प्लॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी मैटरिंग, राइट। सेकेंड चीज देखो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, फेयर रेम्यूनरेशन। व्हाट इज रेम्यूनरेशन? रेम्यूनरेशन को साधारण भाषा में समझने के लिए आप उसको सैलरी करके ट्रीट कर सकते हो। हर एम्प्लॉय को यही लगता है कि यार अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अपने एक दिन में ना 24 घंटे होते हैं, ठीक है। आज का जो जनरेशन है वो हमको सिर्फ इतना बोलता है कि 9 to 5 अपने को काम करना है, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में आप मेरे को बताओ 5 बजे कोई ऑफिस से निकल सकता है? प्राइवेट ऑफिस में अगर आप 5 बजे या 6 बजे निकलेंगे ना, एक महीने के अंदर आपको ले ऑफ का नोटिस आ जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हाँ, सरकारी कर्मचारी अगर आप है, गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि आप टाइम पे निकल सकते हो, लेकिन आज के तारीख में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो ना, तो 9 बजे ऑफिस पहुंचने के बाद भी रात को 8 साढ़े 8 से पहले निकलने का आप सोचना भी मत। तो अगर 24 आवर्स में से 8 घंटे में सोने में देता हूँ, 9 से 10 से 11 घंटे अगर मैं मेरे बिजनेस को दे रहा हूँ, मेरे फर्म को दे रहा हूँ, मेरे कंपनी को दे रहा हूँ, तो डोंट यू थिंक सो आई हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू? मैं मेरे फैमिली को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मेरे फैमिली टाइम को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड लाइफ को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मेरे पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मेरे हेल्थ को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, ताकि कहीं ना कहीं मेरा एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम चालू रहे। अगर मेरा रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम चालू रहने के लिए भी मेरे को रेम्यूनरेशन जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, तो फिर क्या ही फायदा होगा उस कंपनी में काम करते हैं, राइट। ऐसे ऐसे लोगों का भी ले ऑफ होते हुए मैंने देखा है, जो कंपनी के अंदर 10-10, 15-15 साल काम करते हैं। 15 years of serving in single company, and what is the consequences कि you have been laid off. सो इस तरीके से आपके एम्प्लॉयज़ का भरोसा नहीं टूटना चाहिए यार। अगर एम्प्लॉयज़ ना खुश है, एम्प्लॉयज़ अनसेटिस्फाइड है, तो आपका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो कभी भी पूरी तरीके से सही मायने में आगे काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? तीसरी चीज देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। आई ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट टाटा ओवर हियर, ठीक है। मैं आपके साथ बताता हूँ, आई वॉज बेसिकली द कंपनी सेक्रेटरी। मैंने आपके साथ इसके बारे में पहले भी बात किया है। सो बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी ना, मेरे को वहाँ पे फैक्ट्री में बहुत कम जाना पड़ता था, रैदर नहीं के बराबर जाना पड़ता था। लेकिन जैसे ही मैं कंपनी के अंदर एंटर करता था, फैक्ट्री का आउटलेट अलग था एंड ऑफिस का आउटलेट अलग था। कंपल्सरीली उस फैक्ट्री के आउटलेट के अंदर घुसते से ही हमारे शूज पहनाए जाते थे, और वो शूज इस प्रकार होते थे कि उसके ऊपर अगर सिलेंडर भी ये गिर जाता है ना, तो आपके पैर को कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कंपल्सरीली you have to wear the gloves, compulsorily you have to wear the चश्मा, compulsorily you have to wear the helmet। आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, एज अ कंपनी सेक्रेटरी मेरे को इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द लैपटॉप्स, राइट। वी आर वर्किंग ऑन द लैपटॉप्स, एंड लैपटॉप्स पे काम करने के बावजूद भी अगर मैं 10 मिनट के लिए भी फैक्ट्री आउटलेट में जाता हूँ ना, मेरे को पूरा का पूरा वो लोग क्या करते थे, ड्रेसअप करा के फिर अंदर भेजते थे कि नहीं बॉस, अपने को पता नहीं कौन सी चीज़ कब कहाँ से आ जाए। सो एज अ सिक्योरिटी मेजर आपको नहीं लगता, आई ऑलवेज फील सिक्योर कि यार ये लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं। वॉशरूम्स,
बहुत सारे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के वॉशरूम्स बहुत गंदे होते हैं, डस्टबिन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होती है, पानी साफ नहीं आता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है, इसके लिए फिर वो लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं काम करने के लिए। रेबल फूड्स करके एक कंपनी है, राइट, इट वॉज माई वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मैं उस कंपनी में ऑडिट करने के लिए गया। आई वॉज सो अमेज्ड कि उस कंपनी के अंदर आप अपने टाइम के हिसाब से आ सकते हो, अपने टाइम के हिसाब से जा सकते हो, बस चीज़ इतना है कि अपना काम पूरा करके जाना है। एंड व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड, वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा रूम रखा हुआ है जहाँ पे आप जाके चिल्ला सकते हो, जहाँ पे आप जाके बात कर सकते हो। यू कैन हैव अ स्मॉल नंबर ऑफ कॉफ़ी एंड नंबर ऑफ टाइम्स, जितना बार चाहिए आप उतना बार कॉफ़ी पी सकते हो। सीसीडी का मशीन उन्होंने ला के वहाँ पे रख दिया है। सो एज ए एम्प्लॉय अगर मेरे को फ्री खाना मिल रहा है, एज ए एम्प्लॉय मेरे को वहाँ पे पर्सनल स्पेस मिल रहा है, एज ए एम्प्लॉय मेरे को वहाँ पे सिक्योरिटी मिल रहा है, एज ए एम्प्लॉय अगर बाकी सारे फैसिलिटीज मेरे पास वहाँ पे अवेलेबल है, तो डोंट यू थिंक सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर कंपनी एज वेल एज फॉर द ओनर्स, राइट। एम्प्लॉय क्या सोचता है कि जब एम्प्लॉयर मेरे बारे में इतना कुछ सोच रहा है तो डेफिनेटली मेरे को उनको समथिंग इन रिटर्न देना चाहिए। दिस इज व्हाट द बिगेस्ट थिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स है। चौथा बेसिकली यहाँ पे देखो क्या है, गुड वर्किंग कंडीशन। व्हाट इज गुड वर्किंग कंडीशन? लॉ फर्म्स हमेशा इसके अगेंस्ट में जाते हैं। अगर आप तो खैर अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, आप देखेंगे कि जब कभी आप लॉ फर्म्स में काम करेंगे ना, तो लॉयर्स लोग जो होते हैं, जो लिटिगेशन के अंदर होते हैं, पहली बात तो उनके ऑफिस में बैठने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। दे वर्क फॉर अराउंड 12 to 14 आवर्स अ डे। उसके बाद भी उनके फ़ोन कॉल्स वगैरह चालू होते हैं। आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ, कहीं पे अगर मैं 14 घंटे काम कर रहा हूँ तो कांट आई एक्सपेक्ट अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर? देखो काम मेरे को कितना करना है, रूल के हिसाब से अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो 8 से 9 घंटा मेरे को काम करना है, लेकिन आज भी कंपनीज एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट करती है ये बोल के कि आपको काम करना है तो 12-13 घंटा करना पड़ेगा, नहीं करना है तो यू कैन लीव द ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं मेरे पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ तो मैं क्या थॉट दूंगा, नहीं यार पीछे फैमिली है, 3 घंटा एक्स्ट्रा काम करना है तो कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है यार, कम से कम फैमिली को तो सर्व कर पाएंगे। यहाँ पे उस चक्कर में अगर आपको टाइम टू टाइम ब्रेक नहीं मिल रहा है, लंच ब्रेक के लिए आपको प्रॉब्लम है, टी ब्रेक के लिए अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आपको सोच लेना चाहिए कि वो एम्प्लॉय ज़्यादा समय तक आपके पास नहीं टिक के रखेगा। सो अगर वो एम्प्लॉय 14 घंटे आपके फॉर्म में रुक के आपके लिए काम कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी है कि टाइम टू टाइम बेसिस पे उसको ब्रेक देना। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स जो होते हैं, सुना है आप लोगों ने, लेबर्स लोग का जो काम होता है ना, वो कंटिन्यूसली स्टैंडिंग बेस्ड काम होता है कंपनीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर। आप मेरे को बताओ 8-8 घंटे 9-9 घंटे अगर कोई लेबर कंटिन्यूसली खड़ा होकर काम कर रहा है, can't he expect a break of 10 minutes for washroom and drinking water? Absolutely he needs it, right? So यहाँ पे अगर आप उसको वो नहीं दोगे ना, वो एम्प्लॉय आपको बहुत जल्दी छोड़ के चला जाएगा। ये चीज़ आपको समझ के लेना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको सही एनवायरनमेंट दें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको फेयर रेम्यूनरेशन दें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको गुड वर्किंग कंडीशंस दें, ताकि वो आपका काम बहुत अच्छे से निभाता रहे। अगर उसने काम निभाना छोड़ दिया ना, तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपका एक्शन प्लान कभी भी फुलफिल नहीं होगा। आपका एक्शन प्लान अगर फुलफिल नहीं हुआ, तो जो कंपनी के ओनर्स ने ड्रीम रखा है, एम रखा है कि नेक्स्ट 5 कंपनी में बनना है, टॉप 3 कंपनी में बनना है, वो हम कभी फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, रिकग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस? आर यू अवेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन? इट्स ओके इवन इफ इट इज रॉन्ग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन? हाँ, सॉरी, एसोसिएशन। आपको लगता है सर एम्प्लॉयज के लिए एसोसिएशन बनाना जरूरी है? आप समझना मेरी बात। आई रियली अप्रिशिएट टाटास फॉर दिस, है ना। मैं बार बार उनका एग्जांपल इसके लिए देखता हूँ क्योंकि मैं आंखों देखी ये सारी चीज़ें देख चुका हूँ। आप समझना मेरी बात। अगर किसी कंपनी के अंदर, लेट अस से टाटा मोटर्स के अंदर करीब 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 5000 लेबर एक टाइम पे एक शिफ्ट के अंदर काम कर रहे हैं, अगर उनको कुछ परेशानी होती है, राइट, टाटा मोटर्स फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 24/7 ऑपरेट होता है। 24/7 मतलब 3 शिफ्ट में लोग वहाँ पे काम करते हैं। 5000 5000 15 5000 मतलब टोटल मिला के 15000 24 घंटे में लोग काम कर रहे हैं। आप सोचो अगर वहाँ पे उनको कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो 5000 या 15000 एम्प्लॉयज अगर अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए डायरेक्टर के पास चले जाएंगे ना, तो वहाँ पे उनको लगेगा कि यार डायरेक्टर को ये लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए 15,000 एम्प्लॉइज का कंसर्न को रेस करने के लिए कुछ चुने लोगों को यहाँ पे हम लोग खड़ा कर देते। इट इज एज गुड एज गणपति के मंडल के लिए एक आधे आदमी को हम लोग अध्यक्ष बना के खड़ा करते हैं।
जितने भी मेंबर होने दो, 50 मेंबर होने दो, 100 मेंबर होने दो, 10 मेंबर होने दो, एक रिप्रेजेंट करता है, अध्यक्ष बन के रुकता है, पुलिस आएगी, तू बात करके लिए तेरे को क्या करना है, लाइसेंस लेना है, तू देख के लिए तेरे को क्या करना है। सो वो गिने चुने जो लोग होते हैं ना, उसको हम लोग यूनियन बोलते हैं, ट्रेड यूनियन बोलते हैं, जहाँ पे आप सब इकट्ठा होके आपको रिप्रेजेंट करने वाला कोई दूसरा पर्सन होता है जो डायरेक्टर्स के पास जाके आपकी कंसर्न के बारे में बात करता है। एग्जाम्पल, सर दूसरे महीने दिवाली आने वाली है, राइट, हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो अपने अपने घर जाएंगे, तो एम्प्लॉयज़ अगर घर जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेमेंट एडवांस में कर दो। आप पेमेंट एडवांस में करोगे तो सारे लेबर खुश होकर घर पे जाएंगे, खुश होकर अगर घर पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल बी कमिंग हैप्पी। इफ दे विल बी कमिंग हैप्पी, वो फिर पूरी दिल से आपके यहाँ पे काम करेंगे। इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि आपका आउटपुट अच्छा होगा सर। सो ये बात रखने के लिए आपको यूनियंस की ज़रूरत है। तो एम्प्लॉयज़ को सुनोगे आप, लेकिन कैसे सुनोगे? यूनियन के जरिए सुनोगे। समझ में आ रहा है कि अपन क्या बात कर रहे हैं? सो व्हाट इज पॉइंट नंबर 1? व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1? जॉब सिक्योरिटी। क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1? जॉब सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? मैं अगर काम कर रहा हूँ और मेरा मान के चलो किसी भी हालत में मेरे मैनेजर के साथ बात अच्छा नहीं चल रहा है, तो उस केस में मेरे को पूरा श्योरिटी रहेगा कि भले ही मेरे मैनेजर के साथ मैं कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर में हूँ, लेकिन इतना तो पक्का है मैं यहाँ से काम पे नहीं निकलूंगा, राइट? व्हाट इज नंबर 2? फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जो क्वालिटी का काम मैं कर रहा हूँ और जितना मेरे को मार्केट के हिसाब से मिलना चाहिए उतना मेरे को मिलना चाहिए। अगर मार्केट के हिसाब से मेरे को कम मिल रहा है, आप मेरा गलत फायदा उठा रहे हो, तो गलत फायदे के लिए बेसिकली मैं हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ नहीं रह पाऊंगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? व्हाट इज नंबर 3? हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। इसका एग्जांपल हेल्थ के पर्सपेक्टिव ऑफ शूज को ध्यान में रख सकते हो, गॉगल्स को ध्यान में रख सकते हो, कैप को ध्यान में रख सकते हो। यू नो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स तो गाइड करते हैं लेबर को कि क्या करना है, कैसे करना है, स्टिल दे आर एक्सपेक्टेड कि वो पूरे के पूरे सेफ्टी मेजर्स पहन के ही गाइड करेंगे। कभी अगर कुछ ऊपर से गिर जाता है तो एटलीस्ट दे आर सिक्योर्ड, दे आर सेफ। तो अगर आप हेलमेट प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, अपने लेबर्स को, तो दिस इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है? व्हाट इज नंबर 4? गुड वर्किंग कंडीशन। क्या है नंबर 4? गुड वर्किंग कंडीशन। इसके अंदर क्या हो जाता है? टाइम टू टाइम ब्रेक दे दो, टाइम टू टाइम चाय पीने का फैसिलिटी दे दो। अच्छा, आप चाय नहीं पिला रहे हो तो हमको 10 मिनट बाहर छोड़ दो, हम लोग बाहर से जाके चाय पी के आएंगे। ये सारी की सारी फैसिलिटीज अपने लिए होनी चाहिए। रिकॉग्निशन इज ओके। व्हाट इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग? किस चीज़ की एजुकेशन देने की बात करें? अगर पढ़ाने का ठेका भी कंपनी लेगी तो फिर पालने का भी काम कंपनी को ही दे दो ना। बचपन पैदा हुआ कि दे दो कंपनी को। ये लोग व्हाट इज एजुकेशन? इमेजिन द सिचुएशन यार, आप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लिख रहे हो, बच्चा पैदा हुआ कंपनी को दे दो, पकड़ा दो, सर आप ही पालो, आप ही बड़ा करो, आप ही एजुकेशन करो, अपने पास काम पे रखो, मर जाएगा तो आप ही जला देना उसको। व्हाट इज एजुकेशन? व्हाट एजुकेशन दे आर टॉकिंग अबाउट? समझना, अभी टिपिकली आजकल का जो टाइम है ना, वो एआई का टाइम है। ठीक है? अब समझना मैं आपके साथ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इवन दो वी आर फ्रॉम लीगल फील्ड, इवन दो वी आर फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, एआई क्या हमारे लिए भी यूज होगा क्या? एब्सोल्युटली यस। तो जैसे जैसे अपना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे अपनी दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे अपने कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, आपको चाहिए कि आपके हर एम्प्लॉय को न्यू ट्रेंड्स के बारे में आप एजुकेट करो, न्यू ट्रेंड्स के बारे में उनको एजुकेट करो, न्यू ट्रेंड्स के बारे में आप उनको ट्रेनिंग दो, ताकि आपके कॉम्पिटिटर के एम्प्लॉयज और आपके एम्प्लॉयज में कुछ फर्क नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि आपके कॉम्पिटिटर्स के एम्प्लॉयज पूरी तरीके से ट्रेंड है और आप एआई से अवेयर नहीं हो। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? जो काम आप 15 घंटे कर रहे हो, वो सामने वाला बंदा बैठ के 15 मिनट में कर रहा है एआई की मदद से। ये पॉसिबल है क्या? 110% आज के तारीख में पॉसिबल है। अगर आपका एम्प्लॉय अपग्रेडेड नहीं रहेगा, अगर आपका एम्प्लॉय अपडेटेड नहीं रहेगा, तो जो काम एआई के मदद से आप 15 मिनट में कर सकते हो, वही काम करने के लिए शायद आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। दिस विल नॉट बी डन। सो इस तरीके से आपको अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना है, एजुकेशन देना है, कंटिन्यूस एजुकेशन देना है, ताकि वो सही तरीके से आगे बढ़ता रहे, कंटिन्यूसली आपके ऑब्जेक्ट को फुलफिल करता रहे। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। What is management? The board of directors, workers, is employee. क्या करता है? आपको क्या लगता है? क्या बताने की कोशिश कर रही है? कौन बनाता है प्लान्स? डायरेक्टर्स बनाते हैं। आप मेरे को बताओ, अगर मैं डायरेक्टर के पोजीशन पे हूँ और सब एम्प्लॉयज के लिए पॉलिसी बना रहा हूँ, प्लान बना रहा हूँ, छुट्टी फाइनलाइज कर रहा हूँ,
तो सबसे पहले छुट्टी फाइनलाइज करने से पहले, प्लान बनाने से पहले, पॉलिसी बनाने से पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरे एम्प्लॉय से पूछूं कि ये पॉलिसी से आप खुश हैं ना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, मैंने क्या सोचा यार ये लोग बेचारे पूरा टाइम काम करते हैं, एक काम करता हूँ शाम को ना इनको 1 घंटे का मैं छुट्टी दे देता हूँ, रेस्ट देता हूँ मैं। आप मेरे को बताओ एम्प्लॉयज़ को रेस्ट का ज़रूरत कभी है? दोपहर को खाना खाने के बाद 1 घंटा छोड़ दो हमको, ऐसे समझो कि हम आपके नहीं आप हमारे नहीं। आप समझना, जहाँ पे एम्प्लॉय को रेस्ट का ज़रूरत दोपहर के टाइम पे है और रेस्ट में आपको शाम को दे रहा हूँ, क्या एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे? क्या नहीं। आपको उनके लिए अच्छा सोचना है ना, आप उनको अपने डिसीजंस के अंदर इन्वॉल्व करो, आप उनको पूछो मैं शाम का टाइम आपको दे सकता हूँ, आपके लिए ठीक रहेगा क्या? उसने हाँ बोला तो करो, नहीं बोला तो मत करो, काय को ज़्यादा ओवर एक्टिव कर रहे हो। समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? यानी वर्कर्स को हर पॉलिसी के अंदर जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा इन्वॉल्व करो, ताकि उनको अपनापन महसूस हो, उनको लगे कि हाँ यार ये हमारे लिए पॉलिसी बना रहे तो हमारे लिए सोच रहे हैं, हमारे से सजेशन ले रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से आगे जाएंगी, है ना। व्हाट इज 8? प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। व्हाट इज प्रमोशन? व्हाट इज प्रमोशन? अभी करंटली टाटा का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो कौन है पता है आपको? इन शॉर्ट और सिंप्लीफाई करता हूँ, जिसने रतन टाटा साहब को रिप्लेस किया है, वाइट लिविंग नोएल टाटा। यू नो हु द नोएल टाटा वाज? ही वाज अ ट्रेनी, ही वाज अ ट्रेनी। इंटर्नशिप करने के लिए टाटा में आए थे। आप सोचो, इंटर्न बन के टाटा में आए थे, इंटर्न से ऑफिसर बने, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, डायरेक्टर, उसके बाद चीफ डेप्यूटी ट्रस्टी, असिस्टेंट ट्रस्टी, डेप्यूटी ट्रस्टी, उसके बाद ट्रस्टी। आप सोचो इतने बड़े लेवल से क्रॉस होकर आज वो पूरे टाटा ग्रुप को संभालने की बात कर रहे हैं। सो कहना है से उनके करियर में ये एडवांसमेंट दिख रहा है। ही स्टार्टेड फ्रॉम अ ट्रेनी एंड टुडे ही इज एट द टॉप ऑफ टाटा ग्रुप। इज दिस पॉसिबल? यस। इसके लिए टाटा ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा नाम है, इसके लिए टाटा ग्रुप का बहुत ज़्यादा नाम है। इवन दो देयर इज नो रिलेशन, लेकिन स्टिल कहना है से लोअर लेवल से अपर लेवल जाने का अगर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो हर एम्प्लॉय आपके साथ काम करने के लिए बेशक रहेगा। अगर आप अपने एम्प्लॉय को एक स्पेसिफिक लेवल आने के बाद रिजाइन करने के लिए फोर्स कर रहे हो तो फिर आपकी कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। एग्जाम्पल आप मेरे को बताओ, रिलायंस फैमिली के अंदर ऐसा कौन व्यक्ति है जो रिलायंस बैकग्राउंड से नहीं है, जो अंबानी फैमिली से नहीं है? बहुत लिमिटेड लोग हैं, क्योंकि रिलायंस के बाद अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी के बाद कौन आ रहा है? अनिल अंबानी है, आकाश अंबानी है, उनकी सिस्टर है। आप मेरे को बताओ, उसके अलावा जो लोग हैं उनको ज़्यादा वहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। क्यों? बिकॉज दे हैव द इंटेंशन कि अंबानी फैमिली शुड कंटिन्यू द रिलायंस ग्रुप, उसके अलावा और कोई थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए। टाटा क्या बोलता है, हम रहे ना रहे आगे बिजनेस आने तो जो भी डिजायर्ड कैंडिडेट है उसको वहाँ पे वो जगह मिलनी चाहिए। प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। समझ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? नेक्स्ट देखो क्या है, गिविंग प्रॉपर ग्रीवियंस प्रोसीजर। व्हाट इज ग्रीवियंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीवियंस? ग्रीवियंस का मतलब होता है कंप्लेन। एम्प्लॉय को कंप्लेन हो सकती है क्या? क्या? सेक्सुअल हरासमेंट आज के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट ट्रिगरिंग इन कॉर्पोरेट्स। सर आप सिर्फ लड़कों के ऊपर इल्जाम लगाते हो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस अगेंस्ट गर्ल्स हैज बीन रजिस्टर्ड इन कंपनीज नाउअडेज। इट इज नॉट कि ओनली वन साइड इज गेटिंग टू अनदर, बट नाउअडेज वी आर द विक्टिम्स। We are the victims। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल करके देखो, आप इस चीज़ को सर्च करके देखो। सर अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को कुछ ग्रीवियंसी है, मेरे को कुछ कंप्लेन है, तो क्या मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्टिव हेड को कंप्लेन कर सकता हूँ? अगर आप कंप्लेन कर सकते हो और वो कंप्लेन अगर रिड्रेस होता है, सॉल्व होता है बिना आपको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल के, इसका मतलब कंपनी अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। अगर आप कंप्लेन कर रहे हो एज ए एम्प्लॉय और आपको वहां से निकाल दिया जा रहा है, समझ लो वो कंपनी का ग्रोथ नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो चुका है, उसका डाउनफॉल आना स्टार्ट हो चुका है। आपने कंप्लेन किया और पता चला कि ये सामने वाला हायर अथॉरिटी वाला जो बंदा है वो एक्चुअली में गिल्टी है। इंस्टेड ऑफ रिमूविंग यू, अगर उसने उसको रिमूव किया या उसको निकाल दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिवली आप अपने कंपनी को आगे लेके जा सकते हो, उस कंपनी के ऊपर आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। समझ रहे हैं? एंड ये ट्रस्ट करने की बात नहीं है, ये कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि सर आपको ऐसा ही करना है। लेकिन 99% ऑफ द कॉर्पोरेट्स आर फेलिंग इन दिस। ठीक है? व्हाट इज नेक्स्ट? मिसलेनियस फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज।
क्योंकि आप जूनियर लेवल के हो, इसके लिए आप मेरे सामने आके खड़े हो, मैं आपके साथ बात भी नहीं कर रहा हूँ, जा रहे बाद में बात कर दो, अभी थोड़ा काम चल रहा है, अभी जा चाय पी रहा हूँ, बाद में बात कर दो। अरे नौकर नहीं, इट्स जस्ट यू आर वन लेवल अप। वी नेवर नो कब आपका लेवल गिर जाएगा या कब आपका लेवल से एक लेवल ऊपर वो बंदा चला जाएगा, वी नेवर नो। आप सोचो वो जो रतन टाटा के साथ एक बच्चा रहता था, क्या नाम है उसका, जो भी है, व्हाट वाज हिज डेजिग्नेशन अर्लियर एंड व्हाट इज हिज डेजिग्नेशन टुडे। आप सोचो जिसने उसको एज अ बच्चा करके रुक रे, आज वो बंदा जनरल मैनेजर बन के टाटा ग्रुप को लीड कर रहा है। आप सोचो जिसने बोला रहेगा रुक रे, वो आज वहाँ पे एग्जिस्टेंस में होगा कि नहीं। We never know when someone can come above you, when someone can go below you, so we have to be very much fair treatment and all. बस बाकी ये सब टाइम पास काम है कि आपको हर एक का पॉलिटिकल, रिलीजियस, व्हाट इज रिलीजियस, मेरे को एक बार बता सकते हो क्या? ये तो आजकल अपने भारत में बहुत ज़्यादा चल रहा है, महाराष्ट्र में तो छोड़ ही दो, एंड साउथ तो इसके लिए फेमस है, स्पीक तमिल और विल थ्रो यू आउट ऑफ द स्टेट। होता है क्या, अगर आप कंपनी में काम करने आ रहे हो ना, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि ज्वाइनिंग से पहले आप देख लो कि वो एम्प्लॉय आपके एनवायरनमेंट में सूटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। आप उसको ज्वाइन कर रहे हो, स्पेसिफिक ग्रुप्स बना रहे हैं, किसी एक ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, किसी किसी को टारगेट करना बनता है, क्योंकि जो जिसकी आदत है वो आदत है, उसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अदरवाइज वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, वी नीड टू रिस्पेक्ट ऑल द लैंग्वेजेस। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे बुक में लिखा है, मेरा कोई सजेशन नहीं आता। ठीक है, व्हाट इज नंबर 1, व्हाट इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय? जॉब सिक्योरिटी। क्या है फर्स्ट? जॉब सिक्योरिटी। चाहिए क्या एम्प्लॉय को? आप अपने आप को एज ए एम्प्लॉय के कैटेगरी के अंदर डालो, यू नीड जॉब सिक्योरिटी, एब्सोल्युटली यस। जब तक जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगा तब तक कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा तब तक मैं पूरे दिल और ईमान से आपके कंपनी के लिए कभी काम नहीं करूंगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड। व्हाट इज नंबर 2? रेम्यूनरेशन। अगेन, जिस काम के लिए मेरे को मार्केट से 1 लाख रुपया मिल सकता है, उसी काम के लिए अगर आप मेरे को 50,000 40,000 देके सेटलमेंट कर रहे हो, मेरा 100% आपके काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लगेगा। व्हाट इज नंबर 3? क्या है नंबर 3? नहीं आ रहा यार आवाज। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, थोड़ा सा स्नैक्स का टाइम दे दो, हाँ पार्ले जी बिस्किट दे दो, पर दे दो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे पॉलिसी बोलती है कंपनी की, और ऐसा अपना ओसीएम का टेक्स्ट बुक भी डिमांड कर रहा है। व्हाट इज नंबर 4? मैं आपके कंपनी में आ रहा हूँ काम करने के लिए, आप मेरे को बोल रहे हो कि लैपटॉप अपना लेके आओ, चार्जिंग पूरी करके आओ, हमारा आप लाइट यूज नहीं करने का, वॉशरूम जाना है टॉर्च लेके आओ, क्या है एक्सेप्टेबल, नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेबल, गुड वर्किंग कंडीशन। व्हाट इज नंबर 5? क्या है नंबर 5? व्हाट इज नंबर 5? recognition of training. 6th is education and training. Which education? Continuous education, futuristic education। जब आपका एजुकेशन खत्म हो जाता है, आप जॉब पे लगते हो, अपने आप को अपग्रेडेड रखने के लिए जो एजुकेशन है ना, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। व्हाट इज नंबर 7? वर्कर्स पार्टिसिपेशन। क्यों? हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट्स बोलते हैं वी आर अ फैमिली, और जब ले ऑफ करते तो फैमिली गई। तो आप अगर फैमिली बोल रहे हो ना, तो फैमिली बोलने के लिए आपको फैमिली जैसा बर्ताव करना चाहिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वरना कचरा हो जाएगा आपका। ठीक है, व्हाट इज नंबर 8? प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो, टाटा का रेफरेंस दे सकते हो, और वो न्योल टाटा जो बंदा है उसका एक बात कर सकते हो। व्हाट इज नंबर 9? प्रॉपर ग्रीवियंस प्रोसीजर। ग्रीवियंस का मतलब होता है आपकी कंप्लेंट्स को किस तरीके से सुलझाया जा रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डेजिग्नेशन। आपका हायर डेजिग्नेशन है तो भी कंप्लेंट वैसे ही रिजॉल्व होना चाहिए जिस तरीके से ट्रेनिंग के कंप्लेंट से रिलेटेड चीजें रिजॉल्व हो रही है। व्हाट इज लास्ट? सारे एम्प्लॉयज को फेयर ट्रीटमेंट देना है, किसी के रिलीजन के बारे में नहीं बात करना है, किसी के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में नहीं बात करना है। अभी बहुत सारी बात ना फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बहुत कुछ बातें चल रही है। आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस और नो, लेकिन न्यूज़ में आप एनुअल रिपोर्ट्स अगर पढ़ेंगे, पॉश करके एक चीज़ है, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है। पॉश करके बेसिकली एक पॉश की पॉलिसीज होती है जो आपको इम्प्लीमेंट करनी होती है। अगर आप किसी के अपीयरेंस के लेके कुछ कमेंट कर रहे हो ना, सो दिस इज गैर कानूनी, एंड इस गैर कानूनी के चक्कर में आपको जेल में डाला जा सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड, अपने भारत में वो लॉ है पर इम्प्लीमेंट होने में उसको समझ के टाइम लगता है। यू नो द सिस्टम ऑफ इंडिया, राइट? एनी डाउट, एनी क्वेरी ओवर हियर? सॉर्टेड। धन्यवाद। ऑनलाइन में है क्या कोई परेशानी?